जुड़ बर्मे जुड़ गए सारे? हाँ जी सर, सारे जुड़ गए हैं, आप कंटिन्यू। तो शुक्र, ठीक है, शुक्र पर्वत की हम बात कर रहे थे। अंगूठे के नीचे का जो उभरा हुआ स्थान है, या सामान्यतया अधिकांशतः यही स्थान सबसे अधिक उभरा होता है। तो इसकी हमने तो बात कर ली, स्त्री पुरुष का सुख, विवाह, स्नेह, मनोरंजन, दिखावा, प्रतिभा, और इसके अलावा काम वासना भी यही पर्वत बताता है। संतान सुख का पता भी इसी पर्वत से चलता है। इसी पर्वत की स्थिति या रेखाओं में जो रेखाएं हैं उन्हीं से पता चलता है। और जातक जातिका के भाई बहनों की जानकारी भी शुक्र पर्वत से ही मिलती है। ये तो बात थी, ये तो गाथा थी हमारी शुक्र पर्वत की। अब अगला पर्वत क्या है? शुक्र के बाद हम अगला शुरू करते हैं। सबसे पहली उंगली तर्जनी जो है, इसके नीचे का पर्वत, ये पहली उंगली के नीचे का उभरा हुआ हिस्सा, ये इसको गुरु पर्वत कहते हैं। गुरु की उंगली है ये, गुरु, इसको गुरु पर्वत कहते हैं। गुरु पर्वत से जातक की, और इसमें जो मैंने क्वालिटी बता दी, इसका मैं कंक्लूड करते हुए पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट, जब मैं सारे पर्वतों की बात करूंगा तो बात करूंगा उसके बारे में। गुरु पर्वत से किसी भी जातक जातिका के मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, जैसे कल मैंने कहा था, एक उंगली से एक से अधिक बातें भी मिलेंगी। वो उसी तरह हैं जैसे ज्योतिष में ग्रह, एक से फल एक से अधिक ग्रहों से मिलते हैं, एक से फल एक से अधिक भावों से मिलते हैं, अलग कारकों से मिलती हैं, एक से फल अलग दशाओं में मिलते हैं। इसी तरह उंगली से भी मैंने बात किसकी की थी, तो पर्वत से भी हमारे को मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा का ज्ञान होता है, बोध होता है, या उसका जातक जातिका का पता मिलता है। धर्म भी यही बताते हैं, स्वाभिमान और अहंकार भी यही बताते हैं, उत्साह भी यही बताते हैं, जीने की लालसा भी यही पर्वत से बताता है, क्योंकि जीवन जो है गुरु देने वाले। और ये न्यायप्रिय भी है, न्यायप्रियता भी से पता चलता है। भोग उपभोग सुख पर्वत भी है, भोग उपभोग गुरु भी बताते हैं कि भक्षण के कारक गुरु ही हैं, ये बताते हैं। और विद्या, बुद्धि, संतान के बारे में भी इससे पता चलता है। अभी मैंने कहा संतान शुक्र पर्वत, यस, शुक्र पर्वत के अलावा संतान की स्थिति परिस्थिति होने की संभावना गुरु पर्वत से भी पता चलती है। अब कैसे पता चलती है, हम इसके और विश्लेषण जब करेंगे फिर हम आगे आएंगे। गुरु के बाद दूसरा पर्वत हमारे पास आ जाता है, आगे जो बड़ी उंगली है मध्यमा, शनि की। शनि के बाद शनि के नीचे का हिस्सा शनि पर्वत कहलाता है। अब इसमें थोड़ा सा जंबल हो रहा होगा, जो मैंने वर्ड यूज किया जंबल क्या हो रहा है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध इस तरह सीक्वेंस में नहीं किए, क्योंकि ये पर्वत इसी कैटेगरी में है। अंगूठा के नीचे का शुक्र पर्वत है, उसके बाद फिर गुरु पर्वत आता है, इसलिए जैसे सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में हम इसको ले रहे हैं, क्योंकि पहले सूर्य से शुरू करना या आखिरी शनि से शुरू नहीं किया हमने इसे। अब अभी हमने बात की कि जो बॉर्डर एरिया जो है अधिकांशतः उभरा होता है, शुक्र पर्वत सबसे अधिक उभरा या गुरु पर्वत सामान्य उभरा। अब जो हम दूसरी बात करें, शनि के नीचे का हिस्सा जो है, यह आप अपनी उंगली देखिए, उंगली के नीचे देखिए, क्या यह भी उभरा हुआ है? अगर आपने पांचवी पढ़ी है उनको तो तुरंत ज्ञान है कि यह हिस्सा सामान्यतया अधिकांशतः दबा हुआ ही होता है। यह पर्वत अर्थात शनि पर्वत अधिकांशतः दबा हुआ ही होता है। मेजॉरिटी केसेस में शनि का पर्वत दबा हुआ ही होता है, एक्सेप्शनली कुछ उभरा भी होता है। और दबा हुआ पर्वत ही होना शनि का यह एक्सेप्शन है, यही इसकी शुभता की निशानी है। शनि पर्वत से संबंधित जो भी फल हैं, दबा हुआ है, डिप्रेस्ड पोजीशन में शनि पर्वत है, तो उसके फल अधिक या पॉजिटिव मिलते हैं। उभरा हुआ यदि है तो उसके फल नेगेटिव या कमजोर मिलते हैं। ये शनि पर्वत की निशानी। अब शनि पर्वत से क्या मिलता है? शनि पर्वत से हमारे को दुख, पीड़ा,
शनि की तरह क्लेश, ये तो शनि के कारक हैं, ये तो मिलता ही है। लेकिन शनि पर्वत से हमको भाग्य का भी पता चलता है, व्यसनों का भी पता चल जाता है, सफलता असफलता यह शनि पर्वत से ही पता चलता है। शनि की उंगली से भी हमने मध्यमा से बात की थी, सफलता असफलता शनि पर्वत से पता चलता है। अगर ये उभरी हुई हो तो असफलता होगी, दबा हुआ हो शनि पर्वत, सफलता मिलने की संभावना है। और इस एकांत प्रियता यह शनि के पर्वत से हमको पता चलता है। और जैसे शनि का स्वभाव है न्याय, गुरु पर्वत से भी न्याय, यह भी न्याय और अन्याय दोनों को देने वाले हैं, करने वाले हैं। उसका कैरेक्टर में, बिहेवियर में उसको मिलने की संभावना और उसको लाइकिंग डिसलाइकिंग या हेट्रेट करने की भी प्रोबेबिलिटी शनि पर्वत से पता चलती है। अब शनि के बाद जो तीसरी उंगली है यह है सूर्य की उंगली, अनामिका है ना, फिंगर ऑफ सन। तो इसके नीचे का हिस्सा जो उभरा हुआ है यह सूर्य पर्वत कहलाता है। सूर्य पर्वत कैसा है, उंगली के जो गुण थे लगभग वही गुण उसके भी हैं। सूर्य पर्वत उभराई होता है सामान्यतः, दबा हो तो कुछ उसमें फलों में कमी होगी। उत्साह है, उत्साही है, उत्साह की इच्छा है। सूर्योदय शुरू होता है, हर कोई पक्षी भी चहचहाते हैं, इंसान तो हमारी बात क्या, हम तो उत्साही होते ही हैं, नींद को दूर छोड़ के भागते हैं कि अब देर हो गया, अपने आप काम पे जाना है, कार्य शुरू करना है, स्नान ध्यान करना है, दिशा मैदान करना है, नित्य कर्म करना है, पूजा पाठ करना है। सूर्योदय के साथ शुरू होता है उत्साह है। और जब सनसेट हो जाता है, सूर्यास्त होता है, तो आज के समय में जो बड़े शहरों में रह रहे हैं ये कुछ एक्सेप्शन है, अदरवाइज छोटे शहरों में, गांव में, या इंडिया की भी हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, शिलोंग विलोंग में या 3 बजे बाद 2:30 बजे बाद सूर्य ढल जाता है, अंधेरा शुरू होने लगता है 4, 4:30, 5 बजे तक। तो सनसेट के बाद सामान्यतया बहुत देर तक, आधी रात तक बाहर घूमना, बाहर रहना, दूर रहना, खुले में रहना, स्पेशली किसी ऐसे अवांछित जगह पे रहना जहाँ भीड़ भाड़ कम हो, जहाँ माहौल कुछ अच्छा सा ना हो, बहुत अच्छा नहीं माना गया है ना। तो इसलिए यह पर्वत क्या देने वाला है, उत्साह देने वाला है, दिखावा देने वाला है, सक्सेस देने वाला है, तीर्थों का काम करने वाला है, आशीर्वाद देने वाला, तीर्थ यात्रा ऐसे पता चलता है। विद्या, कई तरह की विद्या, प्रशासनिक विद्या के लिए विशिष्ट है। और ये संपत्ति भी देने वाले हैं, पोजीशन देने वाले भी हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान गुरु के साथ यह पर्वत भी देते हैं। इन पर्वतों से भी पता चलता है, सूर्य के पर्वत से। अब इस कड़ी में जो अगला पर्वत है हमारे पास है, आखिरी तो अभी नहीं है, अगला पर्वत है वह है बुध के पर्वत, कनिष्ठिका के नीचे का हिस्सा बुध का पर्वत। बुध का पर्वत जैसे उंगली हमारी छोटी होती है सामान्यतः, बुध का पर्वत भी अभी तक जितने पर्वत हमने देखे यह छोटा पाया गया है। इसका वजह एक तो बिल्कुल किनारे का है। एक एग्जाम्पल आपको बड़ा अच्छा कर दूं, मुझे उम्मीद है आपने ध्यान दिया होगा। यदि किसी ने ऐसा ध्यान नहीं दिया हो, मेरी बात चेक करने के लिए, चाहे आज ही या कल सुबह आप एक पूरी ब्रेड लीजिए, कोई सी ब्रेड लीजिए, आटा ब्रेड, मिल्क ब्रेड, दलिया ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड, जो भी आपको पसंद हो। उसके दोनों किनारे आप देखिए वो स्लांटिंग होते हैं। क्यों? उसका फ्रेम में, सांचे में वैसे ही वो है, वो पीस, वो स्लाइस जनरली छोटा होता है या किनारे से कुछ दबा हुआ सा होता है। वही सिचुएशन, वही पोजीशन इस पर्वत की भी है, क्योंकि ये ढलान में होता है और ये थोड़ा स्लांटिंग होता है, तो ये एकदम उभरा दिखता नहीं है, तो उभरा होता है। उभरा हमको विचार करना होगा, देखना होगा। अब आप कह सकते हैं कि ये गुरु का पर्वत भी तो साइड में है। गुरु का पर्वत के लिए ये अंगूठे का उसमें थोड़ा सा सपोर्ट आ जाता है, तो इसलिए वो दिखता नहीं है, महसूस नहीं होता, या बुध पर्वत के मुकाबले वो उतना स्लांटिंग नहीं होता। अब बुध पर्वत के क्या कार्य हैं? बुध पर्वत से हम क्या देखते हैं? विद्या, बुद्धि, व्यापार, वाणी, सफलता, या जो टाइम ऑफ इवेंट हम किससे देखते हैं ज्योतिष में? गोचर से और दशाओं से। वही टाइम ऑफ इवेंट के लिए भी या बुध का पर्वत का हम प्रयोग करते हैं। किसी जातक जातिका के विवाह होने का, वैवाहिक संबंध होने का, विवाह हो या ना हो, शारीरिक संबंध हो जाने का, या आज उसका किसी चीज में एक्टिवेशन है या नहीं है, गोचर देखने का, या बुध का पर्वत से ही पता चलता है। ठीक है। अब बुध के बाद जो है हमारे पास मंगल के पर्वत आते हैं।
आपने नोट किया, अभी तक मैं सिंगल बोल रहा था, अब मैंने मंगल के पर्वत कहा, प्लूरल बोल रहा हूं। जी हाँ, मंगल के हथेली में 2 पर्वत है। मंगल को 2 जगह स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है? मेरे विचार से यही है, मंगल चूंकि ऊर्जा का कारक है और हमारे शरीर में ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा नहीं है, ऊर्जाहीन है, तो क्या काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कुंडली में भी मंगल अगर कमजोर हो तो बहुत सारी आशाएं, इच्छाएं प्रबल नहीं होती। छठे भाव में मंगल अगर कमजोर स्थिति में हो, पाप कर्तरी में हो, शत्रुओं से घिरा हुआ हो, तो नहीं दे पाएंगे। हाँ, लेकिन छठे में भी वही मंगल उच्च के हों, स्वराशि के हों, मूल त्रिकोण के हों, मित्रों से हों, रुचक योग बनाते हों, तो स्थिति अलग है ना। अब कमजोर मंगल हो तो दिक्कत होगा। इसीलिए शायद हो सकता है कि मंगल को हथेली में 2 स्थान मिले हैं, ताकि एक पर्वत से, एक स्थान से कुछ कमी रह भी जाए तो दूसरा उसकी प्रतिपूर्ति कर दे, खाना पूरी कर दे, क्षतिपूर्ति कर दे। या दोनों ही स्ट्रॉन्ग स्टेज में हो तो एक अगर बहुत एग्रेसिव है तो दूसरा उसको कंट्रोल कर ले। एक बहुत तेज भागने वाला है तो उसकी लगाम खींच ले दूसरा पर्वत, ताकि बैलेंस हो जाए। क्योंकि मंगल का काम तोड़फोड़ करना, एक्सीडेंट करना भी है। 8वें का मंगल, 8वें मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि कहीं भी मंगल की, वो तोड़फोड़, नुकसान, इंजरी कराती है। और 8वें भाव में मंगल की दृष्टि तो जरूर वो मृत्यु के लिए भी कारक हैं, परेशानी देने वाले हैं। इसीलिए मंगल को 2 स्थान दिए गए होंगे, ऊर्जा देने के लिए भी और ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए भी। चलिए अब हम बात करते हैं कहाँ मंगल है। ये जो शुक्र पर्वत थे अंगूठे के नीचे, और ऊपर क्या थे? तर्जनी के नीचे गुरु पर्वत। इनके बीच में जब आप हथेली को मिला लेंगे, ये कुछ उभरा हुआ हिस्सा एक और है, इसको कहते हैं एक मंगल का पर्वत, नंबर 1 मंगल का पर्वत। इसका नाम उग्र मार्स या एग्रेसिव मार्स या उग्र मंगल पर्वत भी कहा गया है। ठीक है, अब उग्र क्यों कहा गया है ये बात अभी समझ में आएगी। और इसके ठीक नीचे जो है बुध पर्वत थे, बुध पर्वत के नीचे एक रेखा से आती है, अधिकांशतः रेखाएं होती हैं, तो इसके नीचे का हिस्सा जो है ये भी कुछ उभरा हुआ है, इसको भी मंगल का पर्वत कहा गया है। इसको सौम्य मार्ग या डिफेंसिव मार्ग कहा गया। ये उग्र, सौम्य। उग्र मंगल उग्रता देने वाला, सौम्य मंगल लगाम खींच के कंट्रोल करने वाला। अब मंगल के पर्वतों से हमको क्या मिलता है? बल का पता चलता है, पराक्रम का पता चलता है, तेज का पता चलता है, उसमें रक्त संचार का पता चलता है। तो ये सारी चीजें मंगल से हमको पता चली। ऊर्जा, जीवनदायिनी शक्ति, किसी भी काम करने में सामर्थ्य, ये मंगल का पर्वत से पता चलता है। अब इसके बाद और कोई पर्वत रह गए क्या? ग्रह कितने हो गए? 6 ग्रह। 7वें पर्वत है। हाँ, वेरी गुड। मैं ये सुनना चाह रहा था कि कहीं मेरे बोलते बोलते नींद तो नहीं आ रही। तो शर्मा जी थैंक यू। अब आखिरी पर्वत इस सीरीज में, चलिए इस सीरीज में या पर्वतों की श्रृंखला में आखिरी पर्वत जो है चंद्र पर्वत। कल मैंने बताया था शुक्र पर्वत, या आज भी बताया, शुक्र पर्वत के ठीक नीचे हथेली के दूसरे कोने पर उभरा हुआ हिस्सा तथा इसका दूसरा हिस्सा है जो सौम्य मंगल अभी हमने कहे, उसके नीचे का हिस्सा, शुक्र पर्वत के नीचे का हिस्सा, उभरा हुआ हिस्सा चंद्र पर्वत कहलाता है। और यह चंद्र पर्वत को देखने के लिए शुक्र पर्वत के बाद उभार में उठे हुए में मेजॉरिटी केसेस में यह हिस्सा अधिक उभरा हुआ होता है एज कंपेयर टू अदर माउंट्स। बाकी पर्वतों के मुकाबले सामान्यतया या अधिकांशतः चंद्र पर्वत ही उभरा हुआ होता है, और उभरा हुआ होना ही इसके अच्छे लक्षण हैं, शुभ फलदायी हैं, अच्छे फल देने वाले हैं। अब चंद्र पर्वत से हम क्या देखते हैं? चंद्र पर्वत से मां मातृ सुख तो है ही, इससे हमारे विचारों का पता चलता है, हमारे मन की चित्त की स्थिरता का पता चलता है। इसी पर्वत से यात्राएं, बहुत सारी यात्राएं, शारीरिक यात्रा, मानसिक यात्रा, हवाई यात्रा, अध्यात्म की यात्रा, बेकार की यात्रा, कला की यात्रा, वो दार्शनिक यात्रा, सोच विचार सभी चंद्र पर्वत से ही पता चलता है। ये हमारी गाथा पर्वतों की थी।
अब जो मंगल का, जो मैदान की हमने बात की, मैदान बात करने से पहले पर्वतों के लिए, जो सब पर्वतों के लिए लागू होती है उसको मैं कंक्लूड कर लूं, फिर मैं मैदान की बात करता हूं। सारे पर्वत, या मैं कहूं शनि पर्वत को छोड़कर, शनि पर्वत को छोड़कर बाकी सब पर्वत सामान्यतया अधिकांशतया उभरे हुए होते हैं, और उभरा हुआ होना ही इन पर्वतों के गुणों में चार चांद लगाता है, या इनके गुणों को अधिक बढ़ाता है, या इनके शुभ फल देता है। जो भी इनका कारकत्व है उस कारकत्व के हिसाब से अधिक फल देते हैं। यदि कोई भी पर्वत शनि पर्वत को छोड़ के दबी हुई स्थिति में है तो उस पर्वत के फलों में कुछ न कुछ कमी रह जाती है, या वो नेगेटिव फल भी दे सकते हैं, और या वो फल विपरीत भी दे सकते हैं। अब इनके अलावा जो एक्सेप्शन है शनि महाराज के पर्वत, शनि महाराज का पर्वत सामान्यतया दबी स्थिति में ही रहता है, अधिकांशतया दबी स्थिति में ही रहता है, और दबी स्थिति में होना ही यह पर्वत अर्थात शनि पर्वत शुभ स्थिति को प्राप्त होता है, या शुभ स्थिति के फल उसके जितने भी कारकत्व हैं शनि पर्वत के, वो शुभ फल या उस तरह के फल देते हैं। यदि शनि पर्वत उभरा हुआ हो, वो भाग्य में कमी करते हैं, वो पेशेंस में कमी करते हैं, असफलता की ओर अग्रसर करते हैं, और उनके जीवन में कठिनाइयां आते रहते हैं, दुख दर्द मिलते रहते हैं। ये शनि के पर्वत की उभरे होने के फल थे। बाकी पर्वत दबे होंगे तो हर तरह की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, पद प्रतिष्ठा, विद्या, बुद्धि, संतान, विवाह, हर चीज में कमी होगी यदि बाकी पर्वत दबे होंगे। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी क्वांटिटी में, किसी न किसी परसेंटेज में, प्रतिशत में कमी होगी। अधिक उभरे हुए होंगे तो उसके फल उतने गुणात्मक रूप से बढ़ जाएंगे। बहुत ज्यादा हाईली अगर वो डेवलप्ड हैं, जो उभरे हुए हैं उनको लैंग्वेज इंग्लिश में डेवलप्ड वर्ड है, जो दबे हुए हैं उनको डिप्रेस्ड कहते हैं। जितने डेवलप्ड होंगे उतने फल उसके बढ़ जाएंगे। हाँ, फिर उनके लिए कंट्रोल करने के लिए बाकी पर्वतों के लिए मंगल की तरह और पर्वत नहीं है, उसका फिर वो अच्छा या बुरा परिणाम वो दे के ही रहेंगे, दे के ही मानेंगे। लेकिन मंगल का ये एक गुण है, मंगल का प्रभाव है, मंगल के फल हैं कि कमजोर है तो दूसरा बूस्ट करता है मंगल का पर्वत, और अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो दूसरा उसका लगाम से उसको सब्सिडाइज करता है, बैलेंस करता है। ये मंगल की गुण है। अब जो हथेली में आखिरी बात हमारी रह गई है वो है मैदान। सर ये एक क्वेश्चन है, जो अभी आपने बात कही कि मंगल जितना कमजोर है तो दूसरा पर्वत बूस्ट करता है, इसको थोड़ा जरा क्लैरिटी दीजिए इसमें। ठीक है। अब मैडम एक चीज है, देखिए, मैं चाय मुझे मिली है, कम चीनी है या फीकी है, बिना चीनी की है, कैसी भी है, और मुझे चीनी की चाय पीने की, मीठी चाय पीने की आदत है। दो ऑप्शन है मेरे पास। अब इंडिविजुअल की बात करेंगे, दो ऑप्शन है कि या तो मैं अलग से चीनी ले लूं, या और कोई भी मीठा पदार्थ उसमें यूज कर लूं, उसमें मिला लूं, घोल लूं और पी लूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं मीठी कोई और चीज खा लूं, चाहे मिठाई खा लूं, चाहे मीठा बिस्किट खा लूं, या शक्कर खा लूं, या गुड़ खा लूं, या चीनी को मैं ऐसे भी खा लूं, कंज्यूम कर लूं। एक काम हो गया। और तीसरा मेरे पास ऑप्शन है कि नई चाय बना लो, उसमें फिर से शुगर या गुड़ या खांड जो भी मुझे पसंद हो, या शहद जो भी मैं मिलाता हूं उसको मिला के रखूं। एक एग्जांपल। अब जब मंगल की बात थी, यदि उग्र मंगल कमजोर है तो दूसरा मंगल उसको सपोर्ट देने वाला है, या उसी तरह का है मंगल के साथ युति हो रही हो, मित्र की युति हो, मंगल भले ही कमजोर स्थिति में हो, कमजोर कैसे, पाप कर्त्री में हो, शत्रु क्षेत्री हो, शत्रुओं की दृष्टि हो, लेकिन उसके साथ मित्र कोई अगर स्थित होंगे, मित्र की दृष्टि होगी, या वो मित्र के भाव में होंगे, तो वो क्या करेंगे, नेगेटिव जितना भी है उसमें कुछ न कुछ, अगर 100% नेगेटिव थे, 10, 5, 15, 20% नेगेटिविटी, कमजोरी कम हो जाएगी, और वो जब कमजोरी कम हो जाएगी तो नेचुरली पॉजिटिव आ जाएगा। या 10% भी नेगेटिविटी कम हुई, वीकनेस कम हुई, तो उसने 90% से रहा, 10% तो उसने आगे दिया। इसी तरह मंगल भी यदि ये कमजोर है
उग्र मंगल, तो ये सौम्य मंगल उसको सपोर्ट करेंगे। और सौम्य मंगल जिसमें पावर है कंट्रोल करने की, बैलेंस करने की, वो कमजोर है, तो उग्र मंगल उसको सौम्यता को बढ़ाएंगे, उसको एनर्जी सिनर्जी देंगे, वो बैलेंस करने का काम दोनों मंगल आपस में एक्सचेंज करते हैं। ऐसा इसको एनर्जी सिनर्जी देने की बात है, इस वे में हम इसको लेते हैं। क्लियर हुआ थोड़ा सा? ठीक है, हाँ जी हो गया। थैंक यू। क्लियर सर, वेलकम। अब जो हथेली की बात थी, हम आखिरी स्टेज में है, उसके आखिरी स्टेज तो अभी नहीं है क्योंकि रेखाएं बहुत सारी हैं, आएंगी, लेकिन जो पर्वतों के साथ जो लिंक्ड चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका पहले हम नाम लेते हैं, उसके गुण ले लेते हैं, फिर उसकी इंपॉर्टेंस भी जानेंगे, आपसे भी मैं शेयर करूंगा, आपको कुछ उसमें टिप भी दूंगा कि कैसा इंपॉर्टेंट, कैसी उसकी इंपॉर्टेंस है। चलिए, तो वो क्या है जो मैदान हम कह रहे थे, या जितना दबा हुआ हिस्सा है हथेली में, सारे पर्वतों के नीचे का हिस्सा, इसी को मैदान कहते हैं, हथेली का मैदान। और सही नाम पामिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको प्लेन ऑफ मार्स या मंगल का मैदान नाम दिया गया है। ये जो बीच का हिस्सा इसका है, ये सारा हिस्सा चाहे तिकोना हो, लगभग तिकोना होता है, यह मंगल का मैदान कहा गया। अब जो अभी सिमी जी ने बात की थी, बात और कंफर्म हो रही, मंगल की कितनी ज्यादा प्रोविजन हमारे हाथ में है, मंगल की कितनी ज्यादा जरूरत हम सबको है। वो कारक मारक बाधक योग कारक जो है उसको छोड़िए, फिर भी पामिस्ट्री की लैंग्वेज में मंगल की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसलिए मंगल का स्थान और दे दिया है। मंगल का काम क्या करता है? पहला काम, मंगल का काम जो दोनों मंगल का बैलेंस करने का आपस में है, सबसे बड़ा काम मंगल के मैदान का पूरी हथेली को बैलेंस करने का ही है। और यदि मंगल का मैदान न हो किसी हथेली में, तो हथेली कैसी होगी? वो बिल्कुल ऐसे इस तरह से कुछ होगा, गड्ढा होगा, एक्सेप्शनली मिलता है, कभी कभी देखा गया है। तो मीन्स उसके पर्वतों में कोई बैलेंस है ही नहीं, जिंदगी में कोई बैलेंस है ही नहीं, हर किसी चीज में या तो हैंड टू माउथ है, या उसकी परेशानियों से भरा हुआ जीवन काल है। मंगल का मैदान इस तरह जरूर है। मंगल का मैदान ना होना भी शरीर का कोई अंग ना होने की क्वेश्चन है। अब आप कह सकते हैं कि ऐसा क्या पॉसिबल है, हाथ हो और मंगल का मैदान ना हो? हाँ, ब्रह्मा जी ने ऐसी भी रचना की है। मुझे 2 लोगों के ऐसे हाथ मिले जिनके बीच में पूरे कटे हुए थे, बाय बर्थ नहीं थे, या ऐसे भी मैंने 2 उंगली इधर आ गई, 2 उंगली उधर चले गई, और पूरा तिकोना सा हिस्सा बहुत गलाई तक कटा हुआ मिला, तो बाय बर्थ है वो, एक हाथ में मिला, किसी के दोनों हाथ में मिला, तो वही उसका इम्बैलेंस है। तो इम्बैलेंस और बैलेंस को जब मैंने कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया, उसको डिटेल किया, डेलिनेट किया, प्रिडिक्शन में यूज किया, तो वो बातें, सारी बातें नहीं भी समुद्र शास्त्र में लिखी है, मेरा जो विचार था, मेरा जो थॉट थे, वो बात सही आए। तो मंगल का मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस इसकी है। मंगल के मैदान से पूरी हथेली हमारी बैलेंस हो रही है, एक उंगली नहीं तो एक साइड नहीं है, मंगल का मैदान नहीं है, सारे पर्वत, सारी हथेली, अंगूठे, उंगलियां सब इम्बैलेंस हो गई। अब ये बात सही है, जैसे कल भी मैंने शुरू किया था, परसों भी बात की थी, कि कोई अंग यूजलेस नहीं है हमारी बॉडी में, तो इसी तरह हथेली में भी कोई अंग प्रत्यंग यूजलेस नहीं है। उसके बावजूद भी सबके अलग अलग इंपॉर्टेंस है, सबके अलग अलग काम है, लेकिन इन सबको देखें तो हथेली में मंगल के मैदान की इंपॉर्टेंस भी काफी अधिक है। काफी अधिक इसलिए कह रहा हूं, बाकियों की भी इंपॉर्टेंस है और अधिक है। ये तो बात थी हमारी पर्वतों की और मंगल के मैदान की। अब हम थोड़ी सी आगे बात करें, मेरे ख्याल 9 बज गया, 9:10, 9:08 हो रहा है, तो थोड़ी सी आगे बात करें, तो उस बात में हम मेरे ख्याल से नाखूनों की बात कर लेते हैं। आज के लिए हमारे पास नाखून सफिशिएंट रहेंगे, सीधे नाखूनों पर आते हैं। नाखूनों का क्या काम है? रंग तो हमने कल जान लिए नाखूनों के, जैसे हथेली के रंग थे वैसे नाखूनों के भी रंग थे। और जब हम हाथ को पढ़ते हैं, सबसे पहले हमने हथेली का साइज, उंगलियों का साइज, अंगूठे का साइज नापने के बाद स्किन देख लेनी है। स्किन देखने के बाद कलर देख लेना है। कलर हथेली के अलावा, अंगुलियों के अलावा नाखूनों का भी देख लेना है। यदि कोई जातक जातिका ने नेल पेंट लगाया है, तब हम
नाखूनों का रंग नहीं जज कर पाते, और नाखूनों का हम फिजिकल टच करके भी महसूस नहीं कर पाते उसके प्रेडिक्शन के लिए। इसलिए फिर तो हम क्या कहते हैं, नाखूनों का केवल हम साइज और डिजाइन ही बात कर पाते हैं, साइज डिजाइन ही हम देख सकते हैं। साइज डिजाइन देख के भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत हो तो फिर नाखूनों के लिए आप कह सकते हैं, उनको सलाह दे सकते हैं कि भैया नेल पेंट निकाल के आओगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे, उसके बिना हम नहीं देख सकते। अब नाखून जो है हमारे कई तरह के हैं, और नाखूनों में विशेषता हमको ध्यान रखना है, मेल फीमेल का ध्यान रखना है। मेल के नाखून कंपैरेटिवली बड़े, मोटे, स्ट्रॉन्ग होते हैं। कंपैरेटिवली बात करता हूँ, एक्सेप्शनली की बात करता हूँ, या मेजोरिटी केसेस बात करता हूँ। एक्सेप्शनली फीमेल के बड़े भी हो सकते हैं, मोटे भी हो सकते हैं। ठीक है। अब छोटे नाखून, सामान्य नाखून, बड़े नाखून, चौकोर नाखून, तिकोने नाखून, इस तरह से कई 6-7 क्वालिटी हैं। पहले मैं तिकोने नाखून से बात करता हूँ। तिकोने नाखून क्या है? ऊपर की तरफ, ऊपर के टिप में थोड़ा सा बड़ा, नीचे को थोड़ा सा चौड़ाई कम होते हुए, एग्जैक्ट त्रिकोण की तरह तिकोने नहीं, उससे कुछ त्रिकोण जैसा आकार मिलता है। तो तिकोने नाखून जो मैं कल हाइट नापने के लिए या हथेली का साइज नापने के लिए एक प्रोफेसर दयानंद वर्मा जी का नाम लिया था, वो किताब, वो ग्रंथ 2 पार्ट में अगर आपको कभी देखने का मौका मिलेगा, मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ उनकी, अगेंस्ट में नहीं कह रहा हूँ, तो उसमें तिकोने नाखून की व्याख्या के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, क्योंकि मैंने जब किया था मुझे वो बात याद आती है, मैं उस बात को भूलता नहीं। उसमें उन्होंने तिकोने नाखून को जापानी पंखा नाम दिया है। अब क्यों जापानी पंखा नाम दिया होगा ये तो मैं नहीं जानता। मेरी मुलाकात भी दयानंद साहब से बहुत बार हुई। उनकी पुत्री निशा घई है, वो भी टीवी में आती है, दिखती है, उनसे भी कई बात हुई। तो निशा जी तो कहती है भाई साहब ये तो पापा ही बताएंगे, आप गुरु से बात कर लो, वही बताएंगे। पर उन्होंने नहीं बताना चाहा। मैं तो यही कहूंगा, तो ये मैं तो कहना अच्छा नहीं है कि उनको नहीं आता था यूं ही लिख दिया, नहीं, उन्होंने हंसी मजाक में टाल दिया। चलिए पंजी कोई बात नहीं, इसके नाम से क्या रखा है, मैंने लिख दिया, ठीक है। पर जापानी पंखा लिखने का कुछ मतलब होगा। फिर मैंने गूगल में सर्च किया, या मेरे मित्र जापान में गए तो मैंने कुछ से बात की, वो कहते हैं जापान में तो पंखे है नहीं, वहां तो ठंड रहती है और टोटल बिल्डिंग एयर कंडीशन है, वहां तो गर्म चलाते हैं, पंखा तो मिला नहीं। जो वहाँ की लेडीज ज्यादातर हाथ में एक छोटा सा फोल्डिंग पंखा लेके घूमती रहती हैं। उन लोगों के हाथ में उनका शायद कोई ट्रेडिशनल कुछ ये है, तो वो ऐसे ट्रायंगल की शेप बनाता है। और नाखून भी कुछ लोगों के ऐसे होते हैं जो नीचे से पॉइंटेड और ऊपर से फ्लैट खुले, तो वो शायद उस वजह से उसका नाम दिया गया हो। यही बात मैं कहना चाहता था। तो वहां मुझे पता यही चला, मेरे मित्रों ने भी, कई लोग जो गए कि साहब वहां तो मिलता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने एक चीज, कुछ एग्जैक्ट ये बात तो आपकी नहीं उन्होंने कही, उन्होंने कहा हमने अक्सर देखा है जो लेडीज स्पेशली वॉक कर रही हैं जापान में, स्लो नहीं चलता कोई, और एवरेज जो जातक जातिका 18-19 घंटे काम करते हैं, ये तो फास्ट चलने वाले मेल हो या फीमेल हो, कुछ पंखा टाइप का ऐसा हार्ड सी चीजों लेके चलते हैं, वो झलते रहते हैं, हिलाते रहते हैं उसको, ठंडा होने के बावजूद भी। और वो अक्सर कहते हैं, हमने देखा है, यहाँ का पंखा टाइप तो नहीं, हाथ से झलने वाला पंखा तो नहीं है, इस तरह कुछ तिकोना सा छोटा सा है। कहते ये भी वजह हो सकती है कि उनका कद काठी भी छोटी है, फिजिकली भी वो थोड़े से इंडियन के कंपैरिजन में करें तो वीक हैं, या वर्ल्ड के और उनसे थोड़े वीक हैं, कमजोर हैं, ये वजह हो रहती हो। कुछ झलने के लिए ऐसा रखते हैं, और तिकोना सा कुछ मिलता है, ये उन्होंने मुझे बताया, नाम उन्होंने नहीं बताया। चलिए, तो अब वो नाम उन्होंने जापानी पंखा रखा है। तो तिकोने की बात करते हैं तो उनका कैरेक्टर, अब आप अपने नाखून देख सकते हैं। फिर कंडीशन यही है, एक बात से फाइनल कंक्लूजन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कहेंगे आज कंक्लूड करते हैं, आप याद दिलाएंगे कि एक बात से कंक्लूजन करते हुए किसी मेरे स्टूडेंट ने कुछ बात कह दी, वो अप्रिय थी, और अब रेफरेंस भी आपको याद दिलाना पड़ेगा। तब उस शुक्र का प्रभाव था, जो कुंडली थी उसके बारे में उन्होंने कही थी, लेकिन कंक्लूड करते हुए आप कहेंगे तो उस बात को मैं फास्ट में थोड़ा सा एक आधे मिनट में बताऊंगा। तो अपने में भी ध्यान रखना है, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर देना है, लेकिन ऐसा सिम्टम होता है। जो तिकोने हैं वो अक्सर देश काल पात्र परिस्थिति का ध्यान रखते हुए वो कुछ आलसी स्वभाव होता है, आलसी कैरेक्टर होता है, या किसी चीज को अवॉइड करने वाली, टालने की कुछ उनमें टेंडेंसी होती है, और वो थोड़ा सोसाइटी में
बहुत ज्यादा मिक्सअप नहीं होते, या अपने को विड्रॉ करते हैं, या बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ से वो दूर रहना चाहते हैं या डरते हैं, जो भी बात है। ये तिकोने नाखूनों की बात कैरेक्टर है। अब दूसरा है चौकोर, स्क्वायर। अब एग्जैक्ट स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई बराबर हो, ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं होता, लेकिन दिखने में दिख रहा हो, लगभग बराबर हो लंबाई और चौड़ाई, वो चौकोर नाखून कहा जाता है। और छोटे नाखून या तिकोने नाखून मेल फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन चौकोर नाखून जो मैं कह रहा हूं अधिकांशतः मेल में पाए जाते हैं, फीमेल में कम पाए जाते हैं। और चौकोर नाखून का जो है वो जातक जाति का जो भी है वो कुछ डरपोक उनका करेक्टर होता है, डरपोक से रहते हैं, जिनको भीरू वर्ड भी कहा जाता है, या वो बहुत अच्छी शुभता की निशानी नहीं है। अब है तो है, हम उसको काट के कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, नाक के किसी फिल्म एक्टर की तरह करेक्शन करवा दें वो तो नहीं होता, और नाक करेक्शन हमने करा दी तो मुखाकृति विज्ञान के हिसाब से हम उसका प्रिडिक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि प्रकृति से छेड़छाड़, हमारे शरीर से छेड़छाड़ अच्छा नहीं। फिर है छोटे नाखून। छोटे नाखून कैसे हैं? या तो लंबाई लिए हुए होते हैं, चौड़ाई कम है, या चौड़ाई कम है लंबाई अधिक है, बहुत छोटे से गोल से हों, या कुछ ओवल अंडाकार शेप में हो, या चौकोर से भी अगर हो तो बहुत छोटे हैं, तिकोने भी हो तो बहुत छोटी सी पोजीशन हो। वो छोटे नाखून वालों के पीठ में, रीढ़ की हड्डी में, कमर में दर्द की शिकायत रहती है, अशुभता लिए होते हैं, और जो उनके विचार हैं, मन है, थॉट है, संकीर्णता लिए होते हैं, नैरो माइंडेडनेस उनके होते हैं। कभी कभी बाकी क्वालिटी अगर हम जज करेंगे तो दुष्टता लिए हुए दुष्ट विचार भी उनके होते हैं। और ये लेकिन ऐसे जहाँ तक चटोरे हैं, मतलबी भी इनका स्वभाव होता है, लेकिन ये मिलना जुलना चाहते हैं, फ्रेंडशिप इनकी अच्छी होती है, लेकिन दिखावे के प्रवृत्ति इनमें अधिक। अब चौड़े नाखून। चौड़े नाखून कैसे है? जो है हमारी उंगली है, इधर कोने से बाहर की तरफ आउटर स्कर्ट में आके यहाँ तक आ जाए, लंबे आ जाए, बहुत बड़े से दिखते हैं। चौड़े नाखून होने वाले गुस्सा ज्यादा कर देते हैं, मेल के ज्यादा होते हैं, फीमेल के चौड़े नाखून भी कम होते हैं। गुस्सा ज्यादा करने वाले होते हैं, मेहनती ज्यादा होते हैं, और कितना भी काम करा दो थकते नहीं है। ऐसा जो कर्मठ हाथ की अभी आज हमने बात की थी वैसे होते हैं। तो ये इस तरह के। अब एक नाखून है फीमेल की, हमने बात की नहीं, अधिकतर लंबे नाखून, पतले नाखून है। शारीरिक कमजोरी है, वो अधिकतर लंबे पतले नाखून ज्यादातर केसेज में फीमेल के हाथ में मिलते हैं। लंबे और पतले नाखून मिलते हैं। शारीरिक कमजोरी तो होती ही, और वो अनस्टेबिलिटी भी होती है, विचार भी उनके अस्थिर होते हैं, लेकिन वो विनम्र स्वभाव है, रिस्पेक्ट देने वाले हैं, रिस्पेक्ट से बिहेव करने वाले हैं, मान जाने वाले हैं, मनाने की भी उनमें प्रवृत्ति होती है, समझदारी भी उनमें होती है, और वो थोड़ा सा जिद करके मासूमियत से कैसे भी आपको दूसरे को मनाने की कला भी उनको आती है। एक लंबे भी हैं और मुड़े हुए भी। मुड़े हुए नाखून कैसे हैं? अक्सर आपने देखा होगा या कई बार देखा होगा, लोगों को सुना होगा, पैर के नाखून मुड़ जाते हैं और वो स्किन में दब जाते हैं। ऐसे नाखून हमारे उंगलियों के भी, अंगूठों के भी मुड़े हुए मिलते हैं, वो अंदर स्किन में दब जाते हैं, चुभने वाले नाखून जिसको कहते हैं, वो भी नाखून है। वो नाखूनों का कैरेक्टर कैसा है, कैसा बिहेवियर होता है? जब चुभ रहा है ना, कोई चीज चुभ रही, चाहे कांटा है, कील है या नाखून है, तब क्या होता है? कुछ भी सडन चुभ जाए, ये लगातार चुभ रहा हो, सडन चुभने वाले में टीस निकलती है, आह होती है, कष्ट होता है। और जो लगातार चुभने वाला हो नाखून, तो क्या है? वो कष्टकारी है, जीवन में कष्ट देने वाले हैं, जब तक ठीक ना हो जाए कष्ट मिलता है। और मुड़े हुए नाखून, चुभे हुए नाखून, दर्द देने वाले नाखून, वो ठीक होते नहीं, लोग ऑपरेशन करा देते हैं पूरे नाखून को उखाड़ के, लेकिन फिर उसके बाद साल 2 साल में जब कंप्लीट नाखून फिर वैसी पोजिशन में आ जाता है। हालांकि नाखून 6 महीने में पूरा हो जाता है, सब्जेक्ट टू हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ पूरी हो, हम बहुत वृद्ध ना हो, बहुत ज्यादा बीमार ना हो, पूरा हो जाता है, लेकिन वो फिर भी कष्टमय जीवन देने वाले। और एक नाखून की क्वालिटी और है कि कछुए जैसे नाखून। कछुए जैसे नाखून कैसे होंगे? नाखून के ऊपर नाखून चढ़ गया हो, है ना, नाखून के ऊपर नाखून चढ़ गया हो। कछुए जैसा नाखून कैसा है? कछुए जैसा नाखून वैसे ही है जैसा सिर के ऊपर बोझ रख दिया हो। वैसे कहा जाता है कि कछुआ आपने रखा है घर में
आयु की वृद्धि है, समृद्धि की वृद्धि है, सुख की वृद्धि है, प्रसाधनों की वृद्धि है। लेकिन नाखूनों में कछुआ जैसा हो रहा हो, नाखून के ऊपर नाखून चढ़ जा रहा हो, तो वो सिर में बोझ रखने जैसा है, मीन्स भारीपन रहने वाला है। अननेसेसरी बेकार की चीजें, बेकार की बातों का उन पे ला दी जाती हैं। ये हमारी कुछ बातें नाखूनों की थी। अब एक और नाखून की क्वालिटी, ये तो साइज से हमने जान लिया, नाखूनों की क्वालिटी हम जानते हैं। कमजोर नाखून, टूटने वाले नाखून जिसको ब्रिटल कहते हैं। थोड़ा सा नाखून बड़ा, आपको हैबिट है 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में करने की, नहीं किया टूट जाता है, ब्रिटल कह जाता है, अचानक टूट जाता है और कष्टकारी होता है। जब तक आप ट्रिम ना करें फिर उसको ठीक करना, कभी कभी गहरा भी टूट जाता है। तो टूटने वाले नाखून जो है वो शारीरिक कमजोरी, कैल्शियम की कमी की निशानी। बहुत ज्यादा मोटे नाखून, जब नेल कटर से आप काटे, टक टक बहुत ज्यादा आवाज, एक टक टक आवाज आती है नेल कटर की वजह से, उसमें खराबी, उसको हटा देना चाहिए। यह उसी तरह के अशुभता की आवाज आती है, जैसे आपने ध्यान दिया हो वास्तु के हिसाब से, आपकी दरवाजा है, खिड़की है, चाहे घर का हो, ऑफिस का हो या गाड़ी का हो, वो चूं चूं की जो आवाज आती है ना रस्ट लगने के बाद, वो कर्कश सी लगती है, वो अच्छा नहीं है। अगर चूं चूं की आवाज दरवाजे में, खिड़की में, गाड़ी में आ रही है तो उसमें ऑयलिंग कर देना चाहिए, ग्रीसिंग कर देना चाहिए, ताकि आवाज बंद हो जाए। तो इस तरह टक टक की आवाज जो नाखून काटने वाली आती है, वह भी एक अशुभकारी ही पोजीशन है। अशुभकारी पोजीशन कैसी है? वो जातक जातिका परेशान रहने वाले, तो बहुत मोटे नाखून, लेबर क्लास का, कर्मठ हाथ का मोटे ही होते हैं, वैसे ही होते हैं, उनको कष्ट मिलता रहता है, परेशानी होती रहती है। तो इसलिए तो वो बहुत मोटे नाखून भी अच्छे नहीं है। बहुत कमजोर तो ब्रिटल होने वाले हमने बात कर ली। अब जो लंबे नाखून बढ़ा के रखते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं वो बात वो जाने, कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कितनी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। हाँ, कुछ बात मैं आज ही कर देता हूँ नाखूनों के बारे में, फिर नाखूनों की बात आगे प्रिडिक्शन में यूज करेंगे। नाखूनों पर आपने देखा होगा कभी कभी धब्बे मिलते हैं, सफेद धब्बे, डॉट्स आ जाते हैं, सफेद सफेद धब्बे। बचपन में हम सुनते थे कि सफेद धब्बे आ गए तो उनको कुछ ना गिफ्ट मिलने वाला है। गिफ्ट चाहे कैश में हो या काइंड में हो, नए वस्त्र हो, ऐसी बातें थी। लेकिन वास्तव में पामिस्ट्री के लैंग्वेज में यह यदि धब्बे आ रहे हों, आप नोट कर सकते हैं कहीं कहीं उसका स्टमक अपसेट है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, उसका स्टूल पास करने में प्रॉब्लम हो रही है। जितने दिन वो सफेद धब्बे रहते हैं उतने दिन वो परेशानी रहती है। और इसी तरह सर ये जी रिपीट करने हैं क्योंकि समय, टाइम खत्म हो रहा है ना। हाँ, ज्योति जी आप अपने माइक को म्यूट कर लें क्योंकि आपका माइक जो है डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, मुझे रुकना पड़ा, कोई बात नहीं। अब ये वर्मा टाइम खत्म हो रहा है, उसके बाद हम करते हैं, ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। जी सर, ठीक है, ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। मैं भी जल की व्यवस्था कर लेता हूँ। जी।